किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। समुद्र तल से 1279 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये देव तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। इन्हीं दावों की पड़ताल करने के लिए डीडी किसान की किसान यात्रा कुल्लू जिले में आ पहुंची है। पहाड़ों की तरक्की सर चढ़कर बोल रही है। पहाड़ों की खूबसूरती सबके मन को भा रही है। जितनी खूबसूरती अपनी ओर खींच रही है, उतनी ही तरक्की अपने आप में ये कहती है कि पहाड़ हुए तो क्या हुआ, यहाँ की तरक्की, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के फल पूरे हिंदुस्तान में पहुँच रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में लगातार आपके साथ बने हुए हैं, अलग अलग गाँव में पहुँच रहे हैं और ऐसे में हम पहुँच गए हैं कुल्लू केवी के और इसी के साथ आगे गांव में बढ़ेंगे और गांव की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से ये दिखाएंगे क्योंकि सेब सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हो गया है, शिमला में हो गया है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यहाँ पर फल होता है। बेमौसमी सब्जियां भी यही होती हैं और इसके अलावा आपको डिफरेंट किसान मिल जाएंगे जो अपनी तरक्की की कहानी बुन रहे हैं। तो चलिए हिमाचल प्रदेश से इन्हीं पहाड़ों के बीच से निकलते हुए किसानों के घर तक पहुँचते हैं। आप भी हमारे साथ किसान यात्रा में बने रहिए। सेब का जिक्र हो और कुल्लू का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अधिक सेब उत्पादन होता आ रहा है। सेब के अलावा कुल्लू में नाशपाती, बादाम जैसे फलों की खेती भी होती रही है। बदलते दौर के साथ कुल्लू जिले के कई प्रगतिशील किसान बागवानों की मेहनत और कृषि विज्ञान की मदद से कुल्लू फल सब्जियों के उत्पादन का हब बनता जा रहा है। यही जानने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना आज की यात्रा की शुरुआत कृषि विज्ञान केंद्र से की जाए। हमारी टीम कृषि विज्ञान केंद्र की ओर चल पड़ी। जल्द ही हम कुल्लू के बजौरा क्षेत्र में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंच गए, जहां परिसर में डेमो के तौर पर परंपरागत खेती के साथ फल सब्जियों की शानदार फसल उगाई गई है। तभी यहाँ हमारी मुलाकात हुई कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. राणा से। राणा ने पहाड़ों पर कीवी की खेती को लेकर बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र कीवी को बागवानों में लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। केवी के कुल्लू में पहुंच चुकी हूं। अब केवी के कुल्लू किस तरह से काम करता है, हमारे साथ डॉक्टर R.K. राणा जी हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट को देखते हैं। सर, मैंने देखा है कि कीवी जो फल आते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि किसान को समस्या आती है कि फल क्यों नहीं हो रहे हैं। जो भी इस खेती को करते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? देखिए, इसमें कीवी कल्टीवेशन में दो मेन गलतियां किसान करता है। सबसे पहला होता है जो कीवी फल है, इसका पौधा जो है और नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। जब भी किसान भाई या कोई भी बागवान इसका बगीचा लगाएं तो सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि उसका प्रॉपर रेशो उसमें हो, मेल और फीमेल प्लांट्स का। जो हमारी रिकमेंडेशन है उसमें हम कहते हैं कि अगर आप 100 प्लांट्स का बगीचा लगा रहे हैं, 100 प्लांट अगर आप अपने बगीचे में लगा रहे हैं, तो उसमें आपको 10 प्लांट जो है वो मेल के लगाने ज़रूरी है। दूसरी गलती इसमें ऐसी रहती है कि इसमें वैरायटी में भी फ़र्क है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 वैरायटीज़ की कीवी फल की है। तो मेन कॉमर्शियल वैरायटी जो, जैसे अगर साइज़ के हिसाब से देखें हम तो हैवर्ड है, प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो एलिसन है। तो इसमें एलिसन और हैवर्ड के लिए जब मेल प्लांट की सिलेक्शन करते हैं तो वो भी अलग अलग किस्में हैं। अगर आप एलिसन वाला मेल हैवर्ड के साथ लगाएंगे तो भी फल नहीं लगेगा। अच्छा। वो भी आपस में कंपेटिबल नहीं है, मतलब उसकी फ्लावरिंग जो लेट होती है, फ्लावरिंग दोनों की सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। दोनों मेल और फीमेल प्लांट साथ साथ फ्लावरिंग में आने चाहिए। आपके हाथों में मैं देख रही हूँ फ्लावर है, इसमें कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है? इसमें देखिए यही इसको किसान इसको पहचान सकते हैं जब इसमें फूल आएगा। जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेल प्लांट है जी।
ये मेल है। हाँ, और फीमेल प्लांट है ये इसका जो फीमेल पार्ट है क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये फीमेल पार्ट है यहाँ पर, और इसमें ये मिसिंग है। तो इसको जब फ्लावरिंग में आएगा तब आप इसको 100% पहचान सकते हैं कि ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। ये मेल और फीमेल प्लांट। अच्छा, इसके लिए किसानों को जानकारी होना ज़रूरी है, तो केवीके कुल्लू किसानों को किस तरह से इसके बारे में जानकारी देता है? क्या कोई ट्रेनिंग होती है? क्या माध्यम क्या बनता है? बिल्कुल, यहाँ पर किसान जो है बहुत ही जागरूक है। बागवान खासकर जिला कुल्लू जो है बागवानी के लिए जाना जाता है। कीवी फल इतना अधिक उसमें नहीं है, हमारा एकरेज में नहीं है, पर जो लोग लगाते हैं वो इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आते हैं हमारे पास। किसानों को फायदा मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं पहले यहाँ पर सेब बहुत मात्रा में हुआ करता था, और सेब क्लाइमेट की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। जो सेब की रिक्वायरमेंट होती है लो टेम्परेचर, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा, लोग अपर उसमें हाइट में चले गए। तो यहाँ के लिए ऑप्शन आया, फिर विश्वविद्यालय ने और कृषि विज्ञान केंद्र विभाग ने मिलकर अनार को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। काफ़ी इलाके में लोग अनार उगा रहे हैं। दूसरा जो एक जापानी फल परसिमन जो होता है वो भी कुल्लू में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये दो मतलब जो मेन है, बाकी सेब तो यहाँ की मुख्य फसल है ही है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर R.K. राणा के मुताबिक कुल्लू में जापानी फल की खेती को भी किसान तेजी से अपना रहे हैं। मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में जापानी फल की पैदावार बेहतर हो रही है और ये कुल्लू के किसानों को अच्छा लाभ पहुंचा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो किसानों से, किसान उनसे जुड़कर लगातार खेती को बेहतर कर रहे हैं। तो केवीके कुल्लू में हूँ और यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि विज्ञान कितनी तरक्की कर रहा है और किसानों तक क्या क्या पहुँचा रहा है। अब कुल्लू हेड मुझे मिल गए हैं केवीके, डॉक्टर चंद्रकांता जी आपका नाम है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम। अच्छा, अगर मैं पूरे केवीके की बात करूं तो आपका डिपार्टमेंट किस तरह से किसानों के बीच में नई नई तकनीकी, नए नए विज्ञान को लेकर जा रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र का जो मेन उद्देश्य है वो है जो भी टेक्नोलॉजी जो निकलती है उसका आकलन करना, यानी कि उसको यहाँ पर टेस्ट करना और उसके बाद उसके विस्तार के लिए जो है अलग अलग गतिविधियों के द्वारा प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के द्वारा और उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा किसानों तक और लोगों तक पहुंचाना। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र का ये जो आप फार्म देख रहे हैं, इसमें हमने जो कुल्लू के लिए उपयुक्त विभिन्न जो इकाइयां हैं, यूनिट्स है, जो क्रॉप्स है, उसका ये छोटे छोटे प्रदर्शन लगाए हैं। जैसे ये क्रॉप कैफेटेरिया है, ये अकॉर्डिंग टू सीज़न और यहाँ की जो डिमांड है उसकी तरह से हम सारी क्रॉप लगाते हैं। और कुछ डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स भी यहाँ पर है। तो उसका इन डेमोस्ट्रेशन यूनिट का लगाना का मुख्य जो उद्देश्य होता है कि फार्मर आए और वो देख के विश्वास करे कि कौन क्या चीज़ लगा के उनको किस तरह से मतलब फ़ायदा मिल सकता है। कुल्लू की अगर बात करें तो यहाँ पर हर तरह की का क्लाइमेट भी है और हर तरह के किसान भी हैं। जो लोअर बेल्ट होगा तो वहाँ पर क्योंकि कुल्लू फेमस है एप्पल के लिए, फलों के लिए, पर तापमान और जो क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होता गया और लोगों की डिमांड जो उनकी बढ़ी और कमर्शियलाइजेशन के कारण जो लोअर बेल्ट है वहाँ ज़्यादातर जो है सब्जियाँ और या फिर नर्सरी को लोग प्रेफर करते हैं। जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे तो हॉर्टिकल्चर बेल्ट और जो बेल्ट आ जाएगी जिसमें लोग ज़्यादातर सेब और पोमोग्रेनेट, ये परसिमम, इस तरह के नए फ्रूट्स, इस तरह की नई किस्मों को उगाते हैं। जैसे हम अपर हाइट्स में जाएंगे तो वहाँ अभी भी क्रॉप वेस्ट जो है एग्रीकल्चर होती है, पर एनिमल साइंस जो है इसका एक इंटीग्रेटेड मतलब एक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो वो सभी तरह के किसान जो है सभी बेल्ट के करते हैं। कुल्लू के किसानों की चर्चा आजकल इसीलिए भी खूब हो रही है कि यहाँ लंबे समय तक रसायन युक्त खेती करने के बाद अब किसानों बागवानों का रुझान वापस प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ रसायन मुक्त पैदावार मिल रही है। प्राकृतिक खेती बढ़ी तो अन्नदाताओं के घरों में पशुधन भी बढ़ गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसान पशुपालक की पूरी मदद करता है। तो चलिए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तरक्की की तस्वीर और साफ होती जा रही है। पशुधन को लेकर अगर बात करूं तो यहाँ हमारे किसानों के बीच किस तरह से केवीके काम कर रहा है कि पशुधन को भी बढ़ावा मिले।
मैम बेसिकली जो हमारा मेन पर्पस यहाँ पे है, तो हम एक स्मॉल स्केल डेयरी यूनिट की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने पशु रखे हुए हैं। तो हमने 2-3 वैरायटीज़ यहाँ पे ब्रीड्स रखे हुए हैं। हम यहाँ पे एक तो ये देख रहे हैं कि जो भी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं जैसे रेड सिंधी है, वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से अडेप्टेबिलिटी है और किस तरह से वो परफॉर्म करें। दूसरा हमने जो लोकल लाइफ स्टॉक मेंटेन करते हैं यहाँ पे, रेड सिंधी क्रॉस और जर्सी क्रॉस, वो मेंटेन कर रहे हैं। तो किसानों के लिए एक तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डेयरी यूनिट डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट रखा हुआ है, जिसमें हम बताते हैं कि पशुपालन को साइंटिफिक तरीके से कैसे पालन पोषण करना है, उनके खान पान का कैसे ध्यान रखना है, और उनको कोई भी बीमारी होती है तो अर्ली आप कैसे उस बीमारी को पहचान सकते हैं। प्राकृतिक खेती की तरफ भी जाने के साथ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल इज़ फेमस फॉर प्राकृतिक खेती, और सब जितना भी वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही तैयार करके दूध और दही जो भी है वो अपने घर के लिए यूज़ करते हैं लोग। बहुत धन्यवाद जी। अब वक्त था ये जानने समझने का कि कृषि विज्ञान केंद्र के दावों की इतर हमारे अन्नदाताओं की असल हकीकत क्या है। गांव का विकास कितना हुआ है, किसान चाहते क्या हैं, यही जानने समझने के लिए हम कुल्लू जिले के गांवों की ओर निकल पड़े। तभी भाट कराल गांव के रास्ते में पहाड़ चढ़ते ये किसान भाई और मंदिर जाती ये महिलाएं मिल गई। हमने कुल्लू के गांव के विकास और खेत बागान के बारे में जब बातचीत की तो जो जवाब मिला वो भी सुन लीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए बहुत ऊंचे पहाड़ है, यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे लगा पूछा जाए आपसे कि किसान है आप? ठीक है जी। किसान भाई हो आप? हाँ जी। क्या खेती बाड़ी करते हो? ऐसे बगीचे बगीचे का काम करते हैं। अच्छा, बगीचे भी लगाते हो? हाँ, वोट देते हो कि नहीं देते हो? वोट देते हैं। इतने ऊंचे पहाड़ों से भी वोट देने जाते हो? हाँ, नहीं यहीं होते हैं हमारे वोट, अच्छा, यहीं स्कूल के पास। स्कूल के पास। तो वोट देंगे इस बार? देंगे। खेती बाड़ी कैसी है? ऐसे सेब साहब का है, अच्छा। गोभी का भी। अच्छी है कि नहीं है? सेब है थोड़ा कम है इस साल। थोड़ी कम हाँ, अच्छा, मैं देख रही हूँ सड़क बन गई है। सड़क बन गई है? हाँ जी, रास्ते बन गए? बढ़ेंगे। और इतने ऊंचे पहाड़ों पर बिजली आती है, लाइट आती है? बिजली आती है। आती है। हाँ, क्या इस जगह का नाम क्या है? कराल। कराल। और ये कितना ऊंचा है? ऊंचे तो हाइट काफी है। हाइट काफी है। हाँ, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? कुल्लू में? कुल्लू में आता है। कुल्लू में। हाँ, अच्छा, कराल में मेडिकल है? मेडिकल है, डॉक्टर का है, डिस्पेंसरी है। हाँ। हाँ, और कहीं मार्केट जाना हो, शहर जाना हो तो बस की सुविधा है? बस की सुविधा है। ठीक है, ठीक है। चलिए आप जाइए। बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? निर्मला। खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी ऐसी है, गोभी गाभी और के गोभी लगाते हैं। यह तकलीफें कितनी है, क्योंकि बहुत ऊंचा पहाड़ है। मैं लगभग देख रही हूँ कि 900,000 के आसपास मैं ऊंचाई पर आई हूँ। तो क्या समस्याएं आती हैं यहाँ? समस्या तो आती है बहुत समस्या आती है। क्या क्या होती है बताइए। गोभी के लिए होती है ना, और क्या होना था, सेब बिल्कुल भी नहीं होते, कम होते हैं सेब। अच्छा, सेब कम होते हैं? हाँ, कम। उत्पादन कम होता है। हाँ, कम। और गोभी? गोभी भी होती है थोड़ी। तो समस्या क्या है? मार्केट की है, रास्तों की है, किसकी है? आगे बढ़े तो गांव में वीर चंद और उनके ग्रुप की खूब चर्चा सुनी। चर्चा स्वरोजगार का ऐसा साधन बनाने की जिससे उनके साथ कई और लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। दरअसल वीर चंद कुछ किसानों के साथ मिलकर दी देव नारायण मधुमक्खी पालन एवं दुग्ध ग्रुप चलाते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए शहद, घी, बुरांश जूस बाजारों तक पहुंचाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। वीर चंद बताते हैं कि 2006 में उन्होंने अपने स्वरोजगार की शुरुआत की थी। कृषि विज्ञान केंद्र के कहने पर उन्होंने औषधीय गुणों से भरपूर बुरांश के फूलों के जूस में शहद मिलाकर नया पेय पदार्थ बनाया और उसे बाजारों में उतारा तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? बीरचंद ठाकुर मैम। अच्छा जी और देवनारायण मधुमक्खी पालन आपके ग्रुप का नाम है? जी मैम। अच्छा, ये ग्रुप कब से काम कर रहा है? नहीं, हमारा मैम यहाँ 2006 में हमने यहाँ पर जैसे हमारे पिछड़ा वर्ग है तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को किल्लत होती थी पहले दूध दाद बेचने में। हमने 2006 में एक दूध उत्पादक करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। उसके बाद हम चलते चलते 2012 में हमने मधुमक्खी पालन का भी काम शुरू कर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा ने हमारे को एक टेक्निक बताई, जो एक बुरांस होता है हमारा रोडोडेंड्रन जो है पहाड़ों में होता है, यहाँ पर ये फ्लावर, इसके साथ एक मिश्रित हनी से रिलेटेड एक इन्होंने एक टेक्निक हमारे को बताई कि इसको मिला करके आप इसमें शहद वो ऐड करिए। इसमें बिल्कुल हनी डाला हुआ है, तो उस करके ये काफ़ी हमने उसके बाद मार्केट में ये दे दिया। मार्केट में लोगों ने काफ़ी इसको लेना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी।
तो हेल्थ के लिए काफ़ी वो ठीक रहा। कितना शहद जो है आपका मार्केट जाता है, कितने टन तक, कितना तैयार कर लेते हैं? लगभग 5-6 टन तक। 5-6 टन तक तैयार करके मार्केट में देते हो? हाँ जी। काफी बड़ा काम है। आप भी शहद का ही काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मधुमक्खी पालन? मधुमक्खी पालन। अच्छा, मधुमक्खी पालन से आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई जी थोड़ी। सच बात है? हाँ जी, हाँ जी। पहले जो आप सीधा शहद जो है मार्केट में देते थे, अब प्रोसेस करके उसको पैकेजिंग करके एक बहुत ही सुंदर डिजाइन में मार्केट में देते, उसमें ज्यादा पैसा था या पहले वाले में? इसमें ज़्यादा पैसा है। इसमें ज्यादा पैसा है। भारत के किस किस कोने में आपका शहद, आपका बुरांस का जूस पहुंचता है? भारत में हमारा यहाँ से जैसे हम गुजरात भी भेज रहे हैं कुरियर करके, अपना झारखंड भी जा रहा है, हालांकि दिल्ली भी जा रहा है, पंजाब भी जा रहा है, हरियाणा भी जा रहा है। अच्छा। जी मैम, और अपने हिमाचल में तो काफ़ी जगह हम दे रहे हैं इसको। अब एक और जूस पर काम किया जा रहा है। शहद, नींबू, पुदीना के मिश्रण से तैयार इस जूस को लेमन जूस का नाम दिया गया है। ये जूस भी लगभग बाजार में उतरने को तैयार है। ये एक हमारा हनी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक लेमन जूस बना रहे हैं हम इसको। ये भी एक हम नहीं बना रहे, ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है इस पर सर्च कर रहे हैं अभी। लगभग ये इसको 1 मंथ होने वाला अभी। तो इसमें ये ऑर्गेनिक तो क्या बोल सकते हैं, नेचुरल है ये। इसमें हम हनी ऐड कर रहे हैं और लेमन कर रहे हैं और पुदीना वगैरह कर रहे हैं, इस तरह से इसको बना रहे हैं। विज्ञान के बिना किसान की कोई तरक्की नहीं हो सकती है। यही कृषि विज्ञान केंद्र ने बहुत पहाड़ों तक यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी वो किसानों की हेल्प की है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मधुमक्खियाँ शहद के अलावा एक और उत्पाद भी तैयार करती हैं, जो शहद से कई गुना महंगा होता है। इसे बी पॉलन कहते हैं। बी पॉलन फूलों के पराग कणों के ढेर को कहा जाता है, जिसे मधुमक्खी पालक इन छोटे कांच के बर्तन में भरकर महंगे दामों में बेचता है। बता दें कि जब मधुमक्खी फूलों से रस एकत्रित करती है तो उसी दौरान उसके पैरों पर पराग कण लग जाते हैं। जब ये मधुमक्खी वापस अपने छत्ते पर आती है तो उससे पहले एक पॉलन गेट लगा दिया जाता है, जिससे गुजरने की जगह बहुत ही कम हो जाती है। जब मधुमक्खी उस गेट से गुजरने का प्रयास करती है तो उसके पैरों पर चिपके पराग कण नीचे गिर जाते हैं और जो ढेर एकत्रित होता है उसे बी पॉलन कहते हैं। और इस बी पॉलन से किसानों को अच्छी कमाई हो जाती है। मैं हिमाचल की एक साधारण किसान महिला हूँ, ये राधिका जी, ये पोलन है जो ये मधुमक्खी अपने पाँव में पकड़ के लाती है। बहुत हमारे सेहत के लिए बहुत सारा फ़ायदे होते हैं इससे बहुत सारी दवाई बनती है और ये कैंसर के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। और इसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। इसको हम केबी के बजौरा द्वारा उन्होंने हमारे को एक मशीन दी है जिससे हम पॉलन इकट्ठा करते हैं। जब मधुमक्खी इनको पाँव में पकड़ के लाती है फिर वो छोड़ देती है, फिर हम इसको इकट्ठा करके फिर सुखा के रखते हैं, फिर पैक करते हैं। पॉलन से हम किसान भाइयों को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, जिससे हमारी जो आय चलाई है आसानी से चल रही है, जीवन का निर्वाह आसानी से हो रहा है। पहाड़ों में मधुमक्खी पालन स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प के तौर पर माना जाता है। इस किसान भाई से मिलिए। ये पहले बागवानी करते थे, फिर इन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया। सफलता की ऐसी इबारत लिखी कि इन्हें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया जा चुका है। इनका कहना है कि हमारी मेहनत और कृषि वैज्ञानिकों की मदद ने उन्हें सफल मधुमक्खी पालक बना दिया है। नमस्कार, मैं हिमाचल कुल्लू धारा से हूँ। मेरा बी कीपिंग का काम 1 साल से चला है। इससे पहले मैं बागवानी करता था। बागवानी के लिए हमारी मधुमक्खी का होना बहुत ज़रूरी है, जो पॉलिनेशन का काम बहुत अच्छे ढंग से करती है। जो पॉलिनेशन जो उसका होता जब, तो ये सेब की क्वालिटियाँ बहुत अच्छी बनाता है। इसलिए हमारे लिए ये मधुमक्खी का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो शहद भी हमें जो मिलता है वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। पोलन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मधुमक्खी के इन चीज़ों को देखकर मेरा भी एक मधुमक्खी पालन करने का शौक़ बना और इसको ये लगभग 2 साल से कर रहा हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमेश लाल है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में एज ए एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। और आपने देखा होगा कि ज़िले में कृषि के साथ साथ अब जो हमारे किसान हैं मधुमक्खी पालन का भी व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ज़िला कुल्लू है इसमें हॉर्टिकल्चर एरिया बहुत ज़्यादा है। और हॉर्टिकल्चर के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए अब किसानों की समझ में आ गया है कि हमने मधुमक्खी पालना है, क्योंकि मधुमक्खी जो है पॉलिनेशन में हमारा बहुत ज़्यादा रोल रखती है। तकरीबन 15 से 20% जो है इनकम हमें पैदावार में बढ़ोतरी जो है मधुमक्खी से ही होती है। तो किसानों को अभी हमारे जो ज़िला में 15 से 20 किसान जो ऐसे हैं जो बागवानी, खेती और इसके अलावा जो बीकीपिंग कर रहे हैं और कमर्शियल वे में कर रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र इनको ट्रेनिंग भी देता है। समय पर इनको जो दिक्कत आती है, बीमारी की जो मधुमक्खी बीमारी आती है, ये इनकी देख रेख है, किस तरह से कौन सा फ्लोरा किस एरिया में कहाँ ले जाना है, तो इस तरह हम इनको समय समय में गाइड करते रहते हैं। मधुमक्खी पालकों के मिलने के बाद हमारी मुलाकात कुछ महिलाओं से हुई। पहाड़ी वेशभूषा, गहनों से लदी ये महिलाएं खान पान पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को कुल्लवी खाना बेहद पसंद है। स्वाद के साथ साथ प्राकृतिक खेती से उपजे अनाज से बने यहाँ के पकवान हर किसी को भाते हैं, चाहे वो यहाँ का सिड्डू डिश हो, अखरोट की चटनी या अन्य पकवान। लिंगड़ी और चटनी और बम्बाड़ी और जो खुद भी हमने अपने हाथ से बनाई है, अपने हाथ से ही, मतलब खरीदी बाहर से नहीं, घर का है सब कुछ, अपना घर का है सब कुछ। तो प्याज लहसुन वगैरह जितना भी है खुद मेहनत की है, खुद लगाया है, खुद अपना। हाँ जी, हम ऐसा है जी, हम सोचते हैं कि राजधानी दिल्ली में भी हमारे को मिलना मौका, जाने का भी, लेने का भी, बताने का भी। हाँ जी, ये हमारी कुल्लवी डिश है, ये अपने हाथों से बनाई है सारी। जो ये सब्जी लिंगड़ी है हमारी जंगलम होती है, जो सिड्डू है ये हम खुद बनाते हैं, खरोट हो चाहे मांस हो इसके बनाते हैं। जो कावनी है इसका भी हमने खिचड़ी बनाई है, खरोट की चटनी और काठू की सब्जी और लिंगड़ी की सब्जी। ये जो ऊपर घी और ये हमने बाड़ी बनाई है। और बराह का जूस हम खुद बनाते हैं, जैसे जंगलों में हम फूल तोड़ के लाते हैं और खुद बना लेते हैं। और इससे हमारी महिला जो 2 समूह इकट्ठे जुड़े हैं, इससे हमारे बहुत तरक्की हुई। चलो अपने घर के लिए तो बुजुर्ग के लिए, अपने लिए बहुत हम अच्छे ढंग से खाना खाते हैं। लेकिन हम अब कोशिश कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती का पूरी दुनिया का खिला के खुश रहना। जैसे अब हम अपने लिए तो बीमारी के बारे में सोचते हैं, अब हम दुनिया के बारे में, बीमारी के बारे में सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया जितनी प्राकृतिक खेती का खाना खाए, स्वस्थ रहे। वैसे तो हिमाचल प्रदेश का हर कोना बेहद खूबसूरत है, लेकिन कुल्लू अपनी खूबसूरती के लिए एक अलग ही पहचान रखता है। विभिन्न वाटरफॉल, कुल्लवी खाना, मन को मोह लेने वाले नजारे हर किसी को रास आते हैं। अब कृषि क्षेत्र में तेजी से आ रहे बदलाव, कोने कोने पर पहुंच रही विकास की गाड़ी ने कुल्लू को और खूबसूरत बना दिया है। अब किसान यात्रा समाप्ति की ओर आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक और गांव पहुंचना है। आपको बता दें कि 10,000 की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं इस वक्त। इतने ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले किसान, वो चाहे मधुमक्खी पालन करने वाले हो या उसके अलावा चाहे वो बागवानी में हो, पशुपालन हो, अलग अलग प्रकार की खेती इतने ऊंचे पहाड़ों पर भी हमारे अन्नदाता करते हैं। और आमदनी भी किस तरह से बढ़ा रहे हैं वो भी आपने देखा। किसानों तक प्रोसेसिंग यूनिट भी पहुंच रही है। तो किसान यात्रा के माध्यम से आज गांव की हमने वो कहानी दिखाई कि गांव जागरूक है, तरक्की कर रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कई समस्याओं के बीच अब हमारा किसान आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी कोई समस्या है जिस पर समाधान होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए और काम करने की इन पहाड़ों पर जरूरत है। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।